प्यारे बच्चों, परिस्थितियाँ कैसी भी हों, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको परिस्थितियों को बदलना होगा। आपको परिस्थितियों के मुताबिक नहीं, परिस्थितियों को आपके मुताबिक चलना होगा। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इस समय आंधी तूफान बहुत चल रहा है, जिस वजह से लाइट में बड़ी प्रॉब्लम है। और गांव में तो आप जानते हो लाइट का क्या किस्सा है। एक बार लाइट चली जाए तो फिर भगवान ही मालिक है कि कब लाइनमैन आएगा और लाइट बनाएगा। यहाँ लाइट आने से अधिक जाती है ना बच्चे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि लाइट आ गई, हम लोग कहते हैं लाइट चली गई। दिन भर ये बोलते रहते हैं। तो यहाँ लाइट आने से अधिक जाती है बच्चे, समझ में नहीं आता। ज़्यादा टाइम तो यहाँ हम अंधेरे में रहते हैं इतनी गर्मी में। तो कोई बात नहीं बच्चे, लेकिन हमें बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को पढ़ना है। तो इसलिए तो आप अगर देख रहे हो यहाँ पे थोड़ा सा अजीब टाइप से आज स्क्रीन दिख रही है, जिस तरीके से मेरे बाकी वीडियो रहते हैं ब्राइट, उस तरीके से ना हो। आपके सामने एक काला व्यक्ति और काला दिखाई दे रहा है ना। बस आप इस वीडियो को मुझे अप्रिशिएट करिए कि मैं आपको इस गर्मी में ऐसा इसलिए है बच्चे क्योंकि मैं आपको बाहर आके पढ़ा रहा हूँ। बाहर धूप है ना, धूप का रिफ्लेक्शन आ रहा है और यहाँ बेहद गर्मी है। लेकिन चूँकि हमें आगे बढ़ना है, परिस्थितियों को बदलना है ना, और इन परिस्थितियों से हार के रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, इनको हराना है। तो उस लहजे से उस चीज़ को दिमाग में रख कर मैं वीडियो बना रहा हूँ। बाहर आके बच्चों, बाहर गांव वाले भी उधर वो देखो कोई गोबर लेके जा रहा है ना, वो एक लोटा लेके जा रहे। भैया लोटा लेके जा रहे हो यार, मोदी जी से बताएं क्या अभी, देखो वो लोटा लेके जा रहा है। तो इस तरीके से माहौल है और मैं पागलों की तरह कैमरा लगा के आप सभी को पढ़ा रहा हूँ बच्चे लोग। तो आप लोग थोड़ा सा अप्रिशिएट करें और वीडियो शेयर करें, बहुत देखें, है ना। और ऐसे बच्चों को भी ढूंढें जो पढ़ना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं अपने आप से। तो प्यारे बच्चों, हाँ एक बात और है, वीडियो इतना शेयर करना कि वायरल हो जाए, लेकिन इतना शेयर ना करना कि जो भगवान ने मेरे लिए कोई बनाई होगी, जिससे मेरा विवाह आगे चल कभी हो, तो अगर वो देख लेगी ना तो गड़बड़ हो जाएगा बच्चे। क्योंकि ये काला इंसान और काला दिखाई दे रहा है ना। मुझे पता नहीं अभी वो कहाँ है, पता नहीं कहाँ गोबर उठा रही होगी, है ना, पता नहीं कहाँ क्या कर रही होगी। इतना शेयर मत कर देना कि वहाँ तक वीडियो पहुँच जाए तो जो भी भगवान ने एक तो मेरे लिए बनाई होगी वो भी छोड़ के चली जाए कि नहीं, वहाँ तो बिल्कुल नहीं करेंगे। काला है, कलूटा है, पता नहीं कैसा पानी पीता है, काले वीडियो में रहता है ना बच्चे। तो कोई दिक्कत नहीं, आज हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। बस आपको बताना था कि अगर वीडियो में कोई अनकम्फर्टेबिलिटी हो, इनविजिबिलिटी हो, नहीं दिख रहा हो, है ना, थोड़ा मज़ा नहीं आ रहा हो, तो बस आप आज कंप्रोमाइज़ करो। जैसे लाइट आती है वैसे हमने लाइनमैन को बहुत, फ़ोन में तो जानते हो सब ताकतवर होते हैं, बहुत सुनाया है कि साले तुम्हारी लाइट जाती ज़्यादा है आती कम है, कुछ ऐसा करो कि आए ज़्यादा जाए कम। आई बात समझ में? तो वो तो बोला है कि हाँ आज आके बना देंगे। अब उसका आज पता नहीं कब आएगा बच्चे। कल उसने बोला था कि आज आके बना देंगे, अभी तक तो आया नहीं है। फिर भी आप इससे पढ़ो, क्या करोगे, अब पढ़ना तो पड़ेगा ही बच्चे लोग। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, या फिर आव्यूह गुणनफल के गुणधर्म। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस, या फिर हिंदी मीडियम वाले बच्चे से कहते हैं आव्यूह गुणनफल के गुणधर्म। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आव्यूहों का गुणा कैसे होता है, कैसे हम दो आव्यूहों को गुणा कर सकते हैं और उनका रिजल्ट हमें क्या प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर से ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अगर आपको मैट्राइसेस कंप्लीट करना है बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से या फिर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से, तो आपको मैट्राइसेस का, आव्यूहों का मल्टीप्लिकेशन गुणनफल आना अति आवश्यक है प्यारे बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करेंगे आज इसकी प्रॉपर्टीज़। पिछले वीडियो हमने देखा था कैसे इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि उनके मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, गुणधर्म क्या हैं। ठीक है बच्चे। तो जो सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है, तो आव्यूहों का जो गुणनफल है प्यारे बच्चों, वो क्रम विनिमय या फिर कम्यूटेटिव लॉ का पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। आप बोलेंगे कि सर मल्टीप्लिकेशन नहीं करता, एडिशन कर रहा था, आपने बोला था a + b = b + a। सारे प्यारे बच्चे जानते हैं कि क्रम विनिमय का मतलब क्या होता है। आप क्रम में, ऑर्डर में चेंज करो तो रिज़ल्ट अगर ना बदले तो मतलब पालन करता है, और अगर बदल जाए तो पालन नहीं करता है। जैसे पहले a था फिर b था, a को b में जोड़ो या फिर b को a में जोड़ो,
जो इसका योगफल था वो पालन कर रहा था प्यारे बच्चे, लेकिन यहाँ पे इनका जो मल्टीप्लिकेशन है प्यारे बच्चों ये पालन नहीं करेगा, ये कहता है। प्यारे बच्चों आपको लगा होगा कि सर ने इसमें एक एग्जांपल बताया था कि अगर 6 + 5 = 5 + 6, क्योंकि चाहे 6 में 5 जोड़ो 11 आता है और चाहे 5 में 6 जोड़ो 11 आता है। तो फिर ये क्यों नहीं कर रहा है बच्चे, ये क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि 6 × 5 = 5 × 6 होता तो है, 6 × 5 = 30 होता है और 5 × 6 = 30 होता है, लेकिन प्यारे बच्चों आव्यूहों को गुणा करने का नियम अलग होता है ना बच्चे। अभी हम देखेंगे तो फर्स्ट लॉ आप लिखेंगे प्यारे बच्चों अपने नोट्स में कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है ना। आव्यूहों का गुणनफल प्यारे बच्चों आपको बता दें आज की वीडियो क्वालिटी में थोड़ा सा परिवर्तन हो, मेरा बोर्ड हिल रहा है ना। वो सब इसलिए हो रहा है बच्चे क्योंकि आज लाइट नहीं है, तो लाइट कई दिनों से नहीं है यहाँ पे गांव में, तो अपन क्या करेंगे, लाइट नहीं रहेगी तो वीडियो नहीं बना पाएंगे। तो हम क्या है कि बाहर आके वीडियो बना रहे हैं ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का नुकसान ना हो। तो आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का, इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट करें आज, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। इसका मतलब आव्यूहों का जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस जो है बच्चे वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यारे बच्चे अर्थात AB = BA। अगर आपने क्रम चेंज कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया तो फिर वो इक्वल नहीं होगा। कभी कभार ऐसे मैट्राइसेस मिल जाएंगे शायद इक्वल हो जाए, हो सकता है AB का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाए और BA का मल्टीप्लिकेशन भी 0 हो जाए, लेकिन मैक्सिमम टाइम पे हम यही बोलेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है ना बच्चे। पहला रूल हो गया, इसका अपन प्रूफ देख लेते हैं विथ एग्जाम्पल के साथ। हमारे बुक में एग्जाम्पल दिए हैं बच्चे, उन्हीं का प्रयोग करते हैं। मान लो A = दिया हुआ है प्यारे बच्चों, एक बार फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, बोर्ड हिल रहा है ना। सारा कुछ आज थोड़ा सा प्रॉब्लम लग रही होगी आपको क्योंकि हम बाहर आके पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना, क्योंकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चों का नुकसान ना हो, है ना, वो पिछड़ ना जाएं दुनिया से, है ना, वो दुनिया के साथ साथ चलें। गांव में रहकर भी हम बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं, ये हमें साबित करना होगा। हमें साबित करना होगा कि संसाधन और रिसोर्सेज जो हैं हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं रख सकते हैं। परिस्थितियां कैसे भी हों हम उन्हें बदलेंगे और पढ़ेंगे और पढ़कर आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों A = इतना है और B = हमें इतना मिला है ना। तो अब एक बार चेक करते हैं AB क्या आता है ना बच्चे। तो AB, तो पहले A लिखें, A मतलब 1 2 0 और 3। अब फिर क्या लिखें बच्चे, फिर B लिखें, B मतलब 0 1 3 और 2 हो गया प्यारे बच्चों। गुणनफल की प्रैक्टिस मैंने बोली है आप करो, है ना। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रो से और इधर कॉलम से, मतलब इस रो के इस पंक्ति के अवयवों का गुणनफल इस स्तंभ के अवयवों से होता है। इस रो के एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन इस कॉलम के एलिमेंट से होता है। तो प्यारे बच्चों 1 का होगा 0 से, तो 1 शून्यम 0 और फिर प्लस करते हैं ना, 2 3 6। अब इस रो का इस कॉलम से, इस रो का पहले कॉलम से हो गया, अब इस रो का दूसरे कॉलम से होगा। तो 1 × 1 1 1 कम 1 प्लस 2 दूनी 4 2 दूनी 4 हो गया। अब पहली रो काम पूरा हो गया बच्चे। अब आ जाओ आप दूसरी रो में, तो दूसरी रो का फिर पहले कॉलम में, तो 0 का 0 से गुणा बच्चे क्या होगा, 0 होगा, और 3 का 3 से गुणा 3 त्रिकाई 9 होगा। ऐसे इसका दूसरी वाले से, तो 0 का 1 से बच्चे 0 होगा और प्लस 3 का 2 से बच्चे 6 होगा। तो कुल मिला के हमें AB मिल गया प्यारे बच्चों, मिल गया 6 4 1 5, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 6। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? अब हम क्या निकालेंगे बच्चे, अब हम BA निकाल के चेक कर लेते हैं कि ये सही बोल रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा हमसे कि हम बेवकूफ़ बन जाएं और एग्ज़ाम में गलत करके आ जाएं, है ना। सारी चीज़ें हमें वेरीफाई करनी चाहिए बच्चों, बिना वेरीफाई किए हम आगे नहीं बढ़ सकते। इस बार हम BA निकालेंगे, मतलब B में A का गुणा करेंगे, तो पहले B लिखना पड़ेगा। B है 0 1 3 और 2, उसके बाद A है प्यारे बच्चों 1 2 1 2 0
और 3, 1 2 0 और 3। अब करते हैं बच्चे मल्टीप्लिकेशन, तो फिर वही बात, पहले रो का इस पहले कॉलम से, तो 0 का 1 से बच्चे 0 होगा, प्लस लगाएंगे, 1 का 0 से बच्चे 0 होगा। फिर इस रो का दूसरे कॉलम से, तो 0 का 2 से बच्चे गुणा, 0 इंटू 2 0, फिर 1 का 3 से, तो 3 एक कम 3 प्यारे बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब आ जाएंगे हम दूसरी रो पर प्यारे बच्चों। तो सेकंड रो क्या कहती है, सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम से 3 का 1 से, 3 एक कम 3, अब प्लस 2 का 0 से 0 बन जाएगा प्यारे बच्चों। ऐसे 3 का 2 से, 3 दूनी 6, अब प्लस 3 दूनी 6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? अब देखो हमें बच्चे BA क्या मिल गया, BA क्या मिल गया, BA इज इक्वल टू 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 3 0, 3 प्लस 0 3 और 6 प्लस 6 बच्चे 12 हो गया। तो प्यारे बच्चों हमारा AB अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दें और BA को अगर हम इक्वेशन सेकंड बोल दें, तो आप बोल सकते हो कि समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ये जो AB है, AB मतलब A में B का गुणा, वो BA के बराबर नहीं है। मतलब अगर आप ऑर्डर चेंज कर देते हो तो मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बच्चे, चेंज हो जाता है। इसीलिए हम बोलेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड लॉ है वो है एसोसिएटिव, या फिर जिसे हम कहते हैं सहचर्य नियम। तो अब ये सहचर्य नियम का पालन करता है बच्चे। आप सिर्फ इतना जान लो कि मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ क्रम चेंज ना हो, बाकी आप कुछ भी चेंज करते रहो, दिक्कत नहीं है। तो नंबर सेकंड बच्चे इसकी जो प्रॉपर्टी है, नंबर सेकंड प्रॉपर्टी है कि आव्यूहों का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है ना बच्चे। तो क्या बोलेंगे, आव्यूहों का गुणनफल, मैं केवल शॉर्टकट में लिखता हूँ, सहचर्य नियम का पालन करता है। आप पूरा नोट्स में लिखेंगे कि पालन करता है, कि आव्यूहों का गुणनफल सहचर्य नियम का पालन करता है ना। मतलब कि जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है वो फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। प्यारे बच्चों एसोसिएटिव लॉ होता क्या है, आप एक बार देख लें, आप कई दफ़ा देख चुके हैं। चाहे आप ABC, अगर आपके पास 3 नंबर हैं तो चाहे पहले 2 नंबर का मल्टीप्लाई करके तीसरे में मल्टीप्लाई करो, है ना, या फिर आप स्टार्टिंग के 2 का मल्टीप्लाई करके लास्ट वाले मल्टीप्लाई करो। रिजल्ट हमेशा क्या होना चाहिए बच्चे, सेम होना चाहिए। आपको करना है, आप अपने अंकों से ये चीज़ देख सकते हो। उसके बाद हम मैट्रिसेस में देखेंगे बच्चे। तो जैसे मान लो कि आपके पास 2 है, आपके पास 3 है, आपके पास 4 है। आप पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे, 4 तिहाई 12 आएगा बच्चे। फिर 12 का 2 से करोगे तो 12 दूनी 24 आएगा प्यारे बच्चे। ऐसे अगर आपके पास 2, 3 और 4 है, अगर आप पहले शुरू वालों का मल्टीप्लाई कर लो तो 3 दूनी 6 आएगा और फिर 6 चौको 24 आएगा। तो मतलब एसोसिएटिव लॉ जो है, हमारा जो नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखते हैं मैट्रिसेस में करता है कि नहीं करता। तो प्यारे बच्चों आप चेक कर लेना, मैं हर चीज़ छोटी मोटी बातें प्रूफ कराऊंगा, तो वीडियो बहुत लेंदी होंगे। तो सीधे हम बोल सकते हैं, यदि कैपिटल A, कैपिटल B एवं कैपिटल C 3 आव्यूह हैं, BR3 मैट्रिसेस 3 आव्यूह हैं, इफ कैपिटल A, कैपिटल B एंड कैपिटल C आर 3 मैट्रिसेस, देन, या फिर बोलें अर्थात बच्चे क्या होगा, ABC, या तो आप लास्ट के 2 का मल्टीप्लाई करके पहले मल्टीप्लाई कर लो, या तो आप पहले 2 को मल्टीप्लाई करके बाद वाले मल्टीप्लाई कर लो। पहले बच्चों होमवर्क है ये, आप अपने नोट्स में यहाँ तक नहीं छोड़ोगे। आप क्या करोगे, 3 मानोगे, मैट्रिसेस में कर देता हूँ। पहला हो गया 1 1 0 2, है ना, B इज इक्वल टू 1 0 2 1, और प्यारे बच्चे C इज इक्वल टू 1 2 3 और 4। प्यारे बच्चों आप ये तीनों ABC मान के इसको प्रूव्ड करना, पहले BC निकालना, पहले B में C का गुणा करना, फिर जो रिजल्ट आएगा उसका A से गुणा करना,
फिर यहाँ पे पहले ए में बी का करना, फिर जो रिजल्ट आएगा वो सी में करना, और बताना कमेंट करके कि प्यारे बच्चों ये जो मैंने एग्जांपल दिया है वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो किया कि नहीं किया प्यारे बच्चों, है ना बच्चे लोग। पढ़ो आप लोग, कमेंट वगैरह वीडियो में करते रहा करो, उससे समझ में आता है कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। अगर आप चुपचाप पढ़ते रहोगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा तो थोड़ा सा आत्मबल में कमी आती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी मेहनत से, लाइट नहीं है तब भी कहाँ कहाँ घूम घूम के आपको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ और बच्चे आप पढ़ नहीं रहे हो। अब देखो बच्चे लोग, जो अगला प्रॉपर्टी है इसका वो कहता है वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आपको पता है वितरण नियम क्या होता है बच्चे? वितरण नियम आपने देखा होगा, अगर आपके पास 3 नंबर्स थे a इंटू बी प्लस सी, तो आपको पता था आप इस a का अंदर गुणा कर सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव वितरण मतलब इस a को अंदर बांट सकते हो, है ना बच्चे। तो a का b से गुणा बन जाएगा ab, प्लस है तो प्लस, a का c से गुणा बन जाएगा ac। ये 2 तरीके से फॉलो होता है। अगर आपके पास a प्लस b है या फिर मान लो b प्लस c है और इधर साइड या तो लेफ्ट साइड में हो या तो राइट साइड में हो, है ना, इसे बोलते हैं लेफ्ट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और इसे बोलते हैं राइट साइड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तब भी ये फॉलो करता है, a का b से गुणा होगा ab और प्लस a का c से गुणा होगा ac। तो प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है, ये हर प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। थोड़ा सा मैंने गलत किया है ज़रूर, क्योंकि क्रम का बड़ा रोल है। ये a क्या है बच्चे? a लास्ट में है ना, तो ba होगा, BA होगा और प्लस CA होगा। क्यों बच्चे, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि BA और AB मैट्राइसिस में 2 अलग अलग चीज़ें हैं, है ना बच्चे। तो इसलिए मैट्राइसिस में क्रम का बहुत ध्यान देना है कि पहले कौन आ रहा है। क्रम का ध्यान इसलिए देना है बच्चे क्योंकि हमारा मैट्राइसिस क्रम विनिमय नियम, है ना, क्रम विनिमय नियम या फिर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। तो अगर आप BA को AB लिख दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। अगर इधर से आ रहा है तो ये हमेशा राइट साइड में ही रहेगा, CA रहेगा, BA रहेगा, है ना। AB और AC नहीं कर सकते हो। नॉर्मल नंबर्स के लिए कर सकते हो लेकिन मैट्राइसिस के लिए नहीं कर सकते हो प्यारे बच्चे। तो इसका मतलब हम थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। तो प्यारे बच्चे इसमें लिखेंगे, यह है वितरण नियम। नंबर 3 है बच्चों वितरण नियम। वितरण नियम, वितरण नियम मतलब बच्चे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चे लिखेंगे कि आव्यूहों का गुणनफल वितरण नियम का पालन, वितरण नियम का पालन करता है, वितरण नियम का पालन करता है प्यारे बच्चों। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? अर्थात अगर आपके पास A, B एवं C 3 आव्यूह हैं, 3 आव्यूह हैं, तो पहले बच्चों बार बार मैं बोलता हूँ 3 आव्यूह हैं, 2 आव्यूह हैं। मैं जब ऐसा बोल रहा हूँ इसका मतलब नॉन जीरो मैट्राइसिस है ना, अशून्य आव्यूह हैं। ऐसा नहीं कि आप शून्य आव्यूह पे फॉलो करा दो। ये सारे प्रॉपर्टीज जो हैं ये अशून्य आव्यूह, नॉन जीरो मैट्राइसिस को लेकर ध्यान में रखकर किए जा रहे हैं बच्चे, है ना। 3 आव्यूह हैं, तब क्या मतलब होगा? एसोसिएटिव लॉ A इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू A का B से गुणा AB और प्लस A का C से गुणा बच्चे AC होगा। ये पहला हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सेकंड ऐसा भी होता है, अगर आपके पास A प्लस B है और ये बाहर कोई, चाहे लेफ्ट साइड में कोई बाहर रहे चाहे राइट साइड में कोई बाहर रहे, उसका अंदर गुणा तो होगा ही ना। बस क्रम ध्यान रखना है, A पहले है C बाद में है तो AC होगा, फिर प्लस बच्चे BC होगा। तो प्यारे बच्चों मैं इसको भी प्रूव्ड नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको मैट्राइसिस दे रहा हूँ बच्चों। आप प्रूव्ड करके बताना मुझे कि सर प्रूव्ड हो गया है। हो सके तो हमारे ग्रुप में जो है इमेज भी भेज देना, फ़ोटो खींच के सर मैंने कर लिया है। तो बच्चों आपको मैं मैट्राइसिस दे रहा हूँ, A इज़ इक्वल टू 1 0 2 1 एंड B इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 एंड C इज़ इक्वल टू 1 1 3 4। मैं केवल 2/2 कर रहा हूँ बच्चे, ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। तो आप इसके ज़रिए ये भी प्रूव्ड करके दिखाना और ये भी प्रूव्ड करके दिखाना और बताना कि सर बिल्कुल राइट है। प्रूव्ड कैसे करना है इस वाले में पहले आप B प्लस C करोगे, B और C को जोड़ोगे और फिर जो आएगा उसका A के साथ गुणा करोगे और इधर AB निकालना पड़ेगा और AC निकालना पड़ेगा। प्यारे बच्चों है थोड़ी कहानी लंबी, चलो पहला मैं कर दूं या ना कर दूं, चलो आप करके देखो,
अगर नहीं बनता है तो फिर मैं कर दूंगा प्यारे बच्चों, है ना। या फिर चलो एक मैं कर देता हूँ, जैसे मान लो है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, है ना बच्चों। तो अब देखो सबसे पहले हम क्या क्या निकाल लें, पहले तो हम b प्लस सी निकाल लें, है ना। तो b प्लस सी इज इक्वल टू, बी के स्थान पे b रखो, 1 2 3 4। प्यारे बच्चों ये ना कहना कि सर जी भूल गए हैं, हम आव्यूहों को जोड़ना ही भूल गए हैं। अगर आप आव्यूहों को जोड़ना ही भूल गए बच्चे, तब तो आपकी और मेरी दुश्मनी जीवन काल चलती रहेगी। कैसे जोड़ते हैं, सबसे पहले ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी जुड़ेगा। ऑर्डर सेम है, ये भी 2x2 मैट्राइसिस है और ये भी 2x2 मैट्राइसिस है, मतलब प्यारे बच्चों जुड़ेगा। तो अब जुड़ेगा कौन सा, रिस्पेक्टिव एलिमेंट ही जुड़ते हैं। तो 1 1 से जुड़ेगा 2 होगा, 2 1 से जुड़ेगा 3 होगा, 3 3 से जुड़ेगा बच्चे 6 होगा, और 4 4 से जुड़ेगा तो 8 होगा प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है बच्चों को। तो अब हमें क्या निकालना है बच्चों, अब हमें निकालना है तब या फिर अतः, हमें निकालना क्या है प्यारे बच्चों, a इंटू बी प्लस सी निकालना है। तो a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, तो a इंटू बी प्लस सी, a क्या है बच्चों, a है 1 0 2 1। b प्लस सी क्या है बच्चे, b प्लस सी ये है, तो b प्लस सी के स्थान पे b प्लस सी रखेंगे, आ जाएगा 2 3 6 और 8। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। अब मैं क्या करूँगा बच्चों, अब मैं थोड़ा यहाँ मिटा के लिखता हूँ, तो हमें मिलेगा बच्चे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन पता है कैसे होता है, पहली रो पहला कॉलम, तो 1 2 के 2 और प्लस 0 इंटू 6 0 आ जाएगा। फिर पहली रो और दूसरा कॉलम, 1 का 3 से, 3 1 कम 3, 0 का 8 से तो 0 आ जाएगा। फिर अब दूसरी रो में आ जाओ, दूसरी रो पहला कॉलम, फिर दूसरी रो और दूसरा कॉलम, तो 2 दूनी 4 प्लस 1 छक्के 6 और फिर 2 तिहाई 6 और प्लस 1 अट्ठे 8। कोई दिक्कत बच्चों को। तो यहाँ पे a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू होगा प्यारे बच्चों 2 3 6 4 10 8 6 14। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को। प्यारे बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ परिस्थितियाँ कुछ भी हों, आपके अंदर की परिस्थितियाँ क्या हैं, आपके माइंड की परिस्थितियाँ क्या हैं, वो डिपेंड करता है कि आप होने वाली जंग जीत रहे हो या फिर हार रहे हो प्यारे बच्चों, है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन फर्स्ट मिल गया। तो अब मैं क्या करूं बच्चों, मुझे क्या निकालना है, अब मुझे ए बी निकालना है और ए सी निकालना है। कोई दिक्कत है बच्चों को। तो मैं अभी यहाँ पे लिख रहा हूँ a इज़ इक्वल टू, क्योंकि मुझे मिटाना है 1 0 और 2 1, b इज़ इक्वल टू हमने लिया है 1 2 3 और 4, और c हमने लिया है प्यारे बच्चों 1 1 और 3 4। और हमें एक और चीज़ मिल गई है, यहाँ पे हम ऊपर लिख लेते हैं, हमें क्या मिल गया है a इंटू बी प्लस सी हम निकाल चुके हैं। क्या निकाल चुके हैं, 2 3 10 और 14। तो अब प्यारे बच्चों हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है और फिर ए सी निकालना है और फिर दोनों को जोड़ देना है। ए बी निकालना है, फिर ए सी निकालना है, फिर दोनों को जोड़ देना है। तो प्यारे बच्चों ए बी इज़ इक्वल टू, ए कितना है हमारे पास, ए है 1 0 और 2 और 1। बी कितना है हमारे पास, बी हमारे पास है 1 2 3 और 4। मल्टीप्लिकेशन तो मैंने कई बार बोला है, रो से स्टार्ट करो, पहली रो का गुणा दोनों कॉलम से कर दो, है ना। तो पहली रो पहला कॉलम, 1 का गुणा 1 से तो 1, फिर प्लस लगाते हैं, 0 का 3 से तो 0, फिर पहली रो दूसरा कॉलम, 1 का गुणा 2 से तो 2 और प्लस 0 का 4 से तो 0, फिर दूसरी रो पहला कॉलम, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, फिर 2 दूनी 4 और 4 1 कम 4। जैसे ही प्रैक्टिस बढ़ेगी प्यारे बच्चों, मैं यकीन दिलाता हूँ मल्टीप्लिकेशन सबसे मज़ेदार चीज़ है। 3 2 5 4 4 8। वैसे तो मैट्राइसिस में सब कुछ ईजी है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन देख के लगता है कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, है ना बच्चे। तो अब हम क्या करते हैं बच्चे, अब निकालते हैं, हमें क्या निकालना है, अब हमें ए सी निकालना है। तो ए सी निकालना है, पहले ए की वैल्यू लिखें 1 0 2 और 1, और सी बच्चे क्या है 1 1 3 और 4। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को। तो अब देखा जाए तो ए सी इज़ इक्वल टू, ये हमारा बच्चे क्या है
ये रो है, ये कॉलम है, तो रो टू कॉलम होता है 1 into 1 1 अब प्लस 0, फिर 1 into 1 1 अब प्लस 0, है ना बच्चे। पहली पंक्ति पहला स्तंभ कंप्लीट, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कंप्लीट। अब दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 और फिर 2 1 कम 2 प्लस 4 1 कम 4। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो अब बच्चे देखो AC क्या मिला हमको, AC मिल गया 1 1 5 और 4 2 6। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? नहीं है ना। तो अब देखो, अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए AB प्लस AC। क्या चाहिए बच्चे? AB प्लस AC चाहिए। तो अब मैं यहाँ मिटा रहा हूँ बच्चों, है ना, AB प्लस AC हमें निकालना है चूँकि। तो अब देखते हैं AB प्लस AC क्या मिलता है। अतः इसे इक्वेशन फर्स्ट हमने लिया था। अतः AB प्लस AC इज इक्वल टू, पहले AB की वैल्यू, AB क्या है बच्चे 1 2 और 5 और 8 है प्यारे बच्चों, फिर प्लस तो प्लस। प्यारे बच्चों AC क्या है? AC है 1 1 5 और 6। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर लाइक कमेंट किया करो बच्चे, सब्सक्राइब तो कर ही रहे हो आप लोग, है ना। इज़ इक्वल टू यहाँ पे अब जोड़ना है बच्चे, तो जो एडिशन होता है वो रिस्पेक्टिव एलिमेंट का होता है। तो 1 1 2 हो जाएगा और 2 1 3 बन जाएगा, 5 और 5 10 बन जाएगा, 8 और 6 14 बन जाएगा प्यारे बच्चों। तो AB प्लस AC इक्वेशन नंबर सेकंड आया बच्चों की? नहीं आया? आ गया ना। तो अब देखो हम क्या बोलने वाले हैं, हम बोलने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 का क्या है बच्चे, राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे। तो समीकरण 1 और 2 से आप चेक कर लो बच्चे, चेक कर लो, राइट हैंड साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आप यहाँ हिंदी में लिखना, पहले समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, है ना, लिखना हो तो लिख दें। बहुत सारे बच्चे वीडियो स्किप करते रहते हैं, अब क्या बताएं उन्हें। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है प्यारे बच्चों, कि A इंटू B प्लस C इज ऑलवेज इक्वल टू AB प्लस AC। तो प्यारे बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है? करता है ना। तो अब जो सेकंड वाला था इसका, ये लेफ्ट साइड से हुआ, एक राइट साइड से। तो आपका होमवर्क है, आप करोगे और ग्रुप में उसका फ़ोटो भेजोगे, सर मैंने कर लिया है। और जो नहीं भेजेगा फ़ोटो उसे ग्रुप से भी निकाल दिया जाएगा। और धीरे धीरे मैं YouTube में वीडियो पब्लिक करना बंद कर दूंगा, प्राइवेट कर दूंगा, तो केवल वही देख पाएगा जो अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। इसीलिए पढ़ो बच्चे, है ना, सिर्फ पढ़ो। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए है, सिर्फ ये चाहिए कि आप पढ़ लिख के अच्छे इंसान बन जाओ। तो प्यारे बच्चों अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? अगली प्रॉपर्टी है, ये कहता है कि 2 अशून्य आव्यूहों का गुणनफल भी एक शून्य आव्यूह हो सकता है। जल्दी से करते हैं बच्चों, 4th नंबर। ये कहता है 2 अशून्य आव्यूहों का गुणनफल भी एक क्या हो सकता है, शून्य आव्यूह हो सकता है। शून्य आव्यूह हो सकता है। इंग्लिश वाले ये समझेंगे कि अगर 2 नॉन एम्प्टी मैट्राइसेस हैं, नॉन जीरो मैट्राइसेस हैं, है ना, उनका भी मल्टीप्लिकेशन एक जीरो मैट्राइसेस हमें मिल सकता है प्यारे बच्चों। बात समझ में आई कि नहीं प्यारे बच्चों? नल मैट्राइसेस और जीरो मैट्राइसेस में डिफरेंस है कि नहीं है? है ना। नल मैट्राइसेस में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, है ना, और जीरो मैट्राइसेस में सारे के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। बताने के लिए तो आप इस तरीके से बता ही सकते हो, कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों? तो अब आगे बढ़ते हैं बच्चे। तो अब बात आती है, कुछ बच्चों को डाउट आएगा, सर ऐसा होता है तो ये बताने की ज़रूरत क्या है, ध्यान रखने की ज़रूरत क्या है? तो बच्चे ध्यान रखने की ज़रूरत इसलिए है कि जब आप गुणा आपने पढ़ा था अपने नंबर्स का, तो अगर उनमें कोई एक जीरो हो जाया करता था तो रिजल्ट क्या आता था, ज़ीरो आता था, है ना। अगर दोनों ज़ीरो हो गए तो रिजल्ट क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अगर पहला ज़ीरो हो गया, लास्ट वाला नॉन ज़ीरो है, तो रिजल्ट क्या आएगा,
0 आएगा। लेकिन अगर 2 नॉन ज़ीरो नंबर हैं बच्चे, तो आप चाहे सिर पटक के अपना सिर फोड़ लो, लेकिन उनका मल्टीप्लिकेशन 0 नहीं होने वाला है। 2 नॉन ज़ीरो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कभी 0 नहीं होता है ना। अगर दो संख्याओं के गुणनफल में कोई दोनों संख्याएं शून्य नहीं हैं तो उनका गुणनफल कभी शून्य नहीं होगा। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दो अशून्य आव्यूह, ऐसे आव्यूह जो 0 नहीं हैं, उनका गुणनफल भी 0 हो सकता है। इसलिए इतना बड़ा डिफरेंस है, इसलिए ये बताना पड़ रहा है, इसलिए आपको याद रखना है बच्चे। तो जैसे हम इसको डायरेक्ट एग्जाम्पल से करेंगे, है ना, जैसे है ना, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो a इज़ इक्वल टू है बच्चों, a क्या है हमारे पास बच्चे, हमारे पास a है 0 0 1 0 0 है ना बच्चे। b इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 0 0 और 0। क्या ये ज़ीरो मैट्रिक्स है? नहीं है ना, ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है ना ये। इसमें एक एलिमेंट क्या है, 1 है। ज़ीरो मैट्रिक्स में क्या होने चाहिए, सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। अशून्य आव्यूह में शून्य आव्यूह में सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। तो ये भी अशून्य है, ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है। तो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए बी इज़ इक्वल टू, पहले a लिखेंगे 0 1 0 और 0, फिर b लिखेंगे 1 0 0 और 0। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को? तो प्यारे बच्चों अब हमारा ए बी गुणा कर लो डायरेक्ट, इसका होगा इससे, होगा नहीं होगा? तो 0 एकम 0 अब प्लस 1 शून्यम शून्य, इसका इस वाले से दोनों 0 है 0, अब ये 0 है 0 कर देगा, पूरा 0 है 0 कर देगा, तो 0 प्लस 0 0 प्लस 0। तो प्यारे बच्चों उनका गुणनफल पूरा 0 आया कि नहीं आया? आ गया ना। तो वो 0 नहीं थे लेकिन उनका गुणनफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं कि दो अशून्य आव्यूहों का गुणनफल एक शून्य आव्यूह हो सकता है बच्चे। अब एकदम से लास्ट हमारा बचा है प्रॉपर्टीज़। इसके बाद हम अगले वीडियो में एक्सरसाइज के थोड़ी सी क्वेश्चन करेंगे। एग्जाम्पल सारे के सारे आपको नवोद के करने हैं, एनसीईआरटी करने हैं, है ना बच्चे। तो आप एग्जाम्पल करोगे, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, ज़्यादा इस एक्सरसाइज में अब रहा नहीं। जो फाइनल प्रॉपर्टी है प्यारे बच्चों, वो कहता है आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है। आव्यूहों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता है। तो 5th नंबर प्रॉपर्टी है कि निरसन नियम का पालन नहीं करता है। निरसन नियम का पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों, है ना। तो इसका मतलब हमने निरसन नियम पढ़ा था कहाँ बच्चों, एडिशन में, एडिशन फॉलो करता था। इसका मतलब अगर यदि, है ना, इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ए सी है तो हम ये नहीं बोल सकते कि b इज़ इक्वल टू सी हो। आई बात समझ बच्चों को? क्योंकि हमने क्या किया था, हमने किया था a प्लस बी इज़ इक्वल टू ए प्लस सी, एडिशन में किया था, योगफल में किया था। तो हमने बोल दिया था इसमें कि b इज़ इक्वल टू सी। क्यों? क्योंकि a से a क्या हो गए थे, कैंसिल हो गए थे। यहाँ पे नहीं होते बच्चे। आई बात समझ में, है ना बच्चे लोग। तो b इज़ नॉट इक्वल टू सी मतलब ये निरसन नियम का पालन नहीं करता है प्यारे बच्चों। इसको एक एग्जांपल से हम देखेंगे। तो प्यारे बच्चों निरसन नियम हम देखते हैं कि निरसन नियम क्या है। निरसन नियम कहता है कि अगर ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हैं, ए बी इज़ इक्वल टू ए सी हैं, तो ऐसा नहीं है कि b इक्वल टू सी हो। मतलब जो डायरेक्ट दिमाग में आता है कि ए बी इज़ इक्वल टू ए सी होगा तो a से a कैंसिल हो जाएगा, b इज़ इक्वल टू सी होगा। बच्चे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में आव्यूहों के गुणनफल में ये अलाउड नहीं है, है ना बच्चे। तो इसीलिए हम ये जो हमारा कॉमन सेंस है नंबरों का, वो हर जगह हम मैट्राइसेस में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम हमेशा ए बी इज़ इक्वल टू, अगर ए सी है तो ए से ए कैंसिल करते हैं जब ये नंबर होते हैं, जब ये संख्याएं होती हैं। लेकिन बच्चे यहाँ पे ए बी कोई संख्या नहीं है, ये संख्याओं का समूह है ना बच्चे। ये मैट्रिक्स है, ये आव्यूह है, इसलिए नंबर्स वाले सारे रूल इन पे फॉलो नहीं होंगे बच्चे। तो इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ए बी। तो बच्चे ए बी इज़ इक्वल टू 0 1 0 0, ए की वैल्यू रखा हमने, फिर बी है तो बी रखेंगे 2 0 0 और 0। प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन जाके आप एग्जाम्पल में बहुत प्रैक्टिस करो, मल्टीप्लिकेशन बहुत फास्ट चाहिए अपने को। तो ये है और ये है,
0 इंटू 2 प्यारे बच्चों 0 होगा, 1 इंटू 0 0 होगा, फिर ये 0 होगा प्लस 0 होगा, इस 0 का सबसे गुना 0 प्लस 0 0 प्लस 0 होगा। तो प्यारे बच्चों ए बी हमें क्या मिल गया, ए बी हमें मिल गया 0 0 0 एंड 0। प्यारे बच्चों अब ए सी निकालते हैं अपन। ए सी मतलब लिखेंगे पहले ए क्या है 0 1 0 और 0, और फिर सी मतलब 1 0 0 और 0। तो प्यारे बच्चों ए सी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 0 रो और कॉलम का गुणा होता है, आपको पता है, 0 का 1 से 0 और प्लस 1 का 0 से 1 प्यारे बच्चे, फिर 0 प्लस 0, फिर 0 प्लस 0, चेक कर लेना बच्चे, ये 0 प्लस 0 आ रहा है। तो ए सी इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0 0 0 एंड 0। ये अगर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये अगर इक्वेशन नंबर सेकंड है प्यारे बच्चों, तो आप बोल सकते हो इक्वेशन 1 और 2 से पता है कि ए बी और ए सी दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम बोलेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी। किंतु आप चेक कर लो बी और सी इक्वल नहीं है, किंतु है ना, जबकि हमारा जो बी था और सी था वो इक्वल नहीं है, बी और सी इक्वल नहीं है, तब भी ए बी इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों, ए सी है। तो इस तरीके से निरसन नियम की प्रॉपर्टी से हमें फ़ायदा ये होगा कि जब कभी हमें इस तरीके से मैट्राइसेस इक्वेशन में मिलेंगे तो हम क्या करते हैं बच्चे, जनरली हम करते हैं कैंसिल आउट कर देते हैं, है ना, हमें लगता है ए से ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमें ध्यान रखना है कि एडिशन में निरसन नियम फॉलो हो रहा था, है ना, अव्यूहों के जोड़ में निरसन नियम का पालन हो रहा था, लेकिन गुणनफल में निरसन नियम का पालन नहीं होगा प्यारे बच्चों। अब एकदम से लास्ट चीज़ बची है हमें थोड़ा सा समझने के लिए, जो कहता है कि लास्ट है बच्चे, अव्यूहों की धनात्मक पूर्णांक घातें, मतलब जो है मैट्राइसेस में हम धनात्मक पूर्णांक घातें मतलब पॉजिटिव इंटीजर की पावर लगा सकते हैं, है ना बच्चे। इसका मतलब ये कह रहा है कि अगर आप ए से ए का मल्टीप्लाई करते हो बच्चे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब आप इसे ए की पावर 2 लिख सकते हो। हमेशा मैट्रिक्स की पावर पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए बच्चे। अगर आप ए स्क्वायर इंटू ए करते हो बच्चे तब भी क्या बन जाएगा, ए क्यूब बन जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये केवल उस केस में है जब हमारा मैट्राइसिस जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो, वर्ग आव्यूह हो, है ना बच्चे, तभी तो पॉसिबल होगा, नहीं तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा। जैसे मान लो ए इज़ इक्वल टू आपके पास है 1 2 3 और 4 5 6, है ना बच्चे। इसका क्रम क्या है, इसका क्रम है 2/3, है कि नहीं है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ हैं। अब अगर आप ए स्क्वायर करना चाहो तो ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, प्यारे बच्चे बताए मुझे ये 2/3 है। अब प्यारे बच्चे बताए मुझे क्या इन दोनों का गुणनफल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हमें क्या चेक करना है, इसका लास्ट वाला इसका पहला वाला इक्वल होना चाहिए, तभी गुणा होता है बच्चे, होता है ना। मतलब फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें स्तंभों की संख्या दूसरी मैट्रिक्स के पंक्तियों की संख्या के बराबर होनी चाहिए, तभी गुणा होगा। तो यहाँ तो 3 है, यहाँ 2 है, जब यहाँ मल्टीप्लिकेशन ही पॉसिबल नहीं है बच्चे तो हम a इंटू ए कर कैसे पाएंगे, तो ए स्क्वायर आ कैसे पाएगा। तो ये जो पावर वाली प्रॉपर्टी है कि आप मैट्राइसिस में ए इंटू ए स्क्वायर कर सकते हो, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब कर सकते हो, वो केवल किसके लिए है प्यारे बच्चों, वो केवल स्क्वायर मैट्रिक्स या फिर वर्ग आव्यूह के लिए है ना बच्चे। तो अभी तक हमने आज के वीडियो में क्या पढ़ा है, आज के वीडियो हमने पढ़ा बच्चों आव्यूहों के गुणनफल के गुणधर्म। पहला गुणधर्म था कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। एक बार मैं हाईलाइट में है ना सारा कुछ बता देता हूँ प्यारे बच्चों जल्दी कि वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं, मतलब ए बी इज़ नॉट इक्वल टू बी ए, ये हमने पहला पढ़ा आज के लिए। नंबर 2 पढ़ा हमने कि वो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करते हैं, मतलब ए इंटू अगर बी प्लस सी है तो ये प्यारे बच्चों ए इंटू बी सी है प्यारे बच्चे, तो ये होगा
ए बी इंटू सी के इक्वल होगा। नंबर 3 हमने पढ़ा बच्चे, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही फॉलो करते हैं, मतलब ए इंटू अगर बी प्लस सी है तो ये ए बी प्लस ए सी के इक्वल होगा। ये दो प्रकार से था, अगर ए प्लस बी इंटू सी है बच्चे तो ये क्या होगा, ए सी प्लस बी सी के इक्वल होगा। नंबर 4 हमने पढ़ा कि दो नॉन ज़ीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक ज़ीरो मैट्रिक्स हो सकता है। मतलब हमने ये पढ़ा कि अगर दो ऐसे अवयव जो शून्य अवयव नहीं है, जो जीरो अवयव नहीं है, उनका गुणनफल भी शून्य अवयव हो सकता है। उसके बाद हमने जो नंबर 5 की चीज़ पढ़ी है प्यारे बच्चों, कि अवयवों का गुणनफल निरसन नियम का पालन नहीं करता। अगर कभी ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो आप ये नहीं बोल सकते कि बी इज इक्वल टू सी होगा, आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि आप यहाँ पे ऐसे कैंसिल आउट नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी कोई एक नंबर नहीं है, ए बी कोई दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, ए बी एक मैट्रिक्स है जो ए और बी के गुणा से प्राप्त हुआ है। तो ये तो ए खुद ही मुक्त नहीं है बी से, तो कैसे कैंसिल आउट कर सकते हो। तो प्यारे बच्चों इस कॉन्सेप्ट को क्लियर रखो, पढ़ते रहो। देखो मैं आपके लिए परेशान रहता हूँ, लाइट नहीं है, 2 दिनों से आंधी तूफान चल रहे हैं, तब भी मैं बाहर आके धूप में आके आपके लिए वीडियोस बना रहा हूँ। तो आपका इतना कर्तव्य तो बनता है कि आप ना पढ़कर कम से कम मुझे निराश ना करें, मेरा मनोबल ना गिराएं। पढ़ेंगे बच्चे तो अंदर से ऊर्जा मिलेगी। तो अभी तो सिर्फ 40-42 डिग्री सेल्सियस तापमान है, 50 से 55 डिग्री सेल्सियस भी हुआ तब भी मैं पढ़ाता रहूँगा और बच्चों के लिए वीडियो उपलब्ध कराता रहूँगा। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।